जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आपकी ईमेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपकी जो ईमेल है, ये अभी 17 अगस्त की ही चल रही हैं। और जो दोस्त बार-बार पूछते हैं कि जी मेरी ईमेल मैंने आपको भेजी थी, तो आपने अभी तक पढ़ी क्यों नहीं? तो ये जनाब अभी 17 अगस्त की ही ईमेल है जो मैं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जिन्होंने भी ईमेल की हैं देश और प्रदेश .com वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म वहाँ से भेजी हैं, तो ये वो वाली सारी ईमेल्स पढ़ी जा रही हैं। तो आज की जो पहली ईमेल है ये है जी अनीस साहब की। अनीस साहब लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, भाई होप यू आर डूइंग गुड विद योर फैमिली। आई एम अनीस, पूरा नाम लिखा है हेयर विद यू। करंटली आई एम लिविंग इन डेनमार्क विद माई फैमिली, माई डॉटर शी इज स्टडिंग हेयर इन grade 9th in Denmark. I want to move to Portugal. My question is, if I lock my file in Article 89 after my daughter's school admission in grade 9, when she get her residency card, I can apply for residency card as well. जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इसके बाद लिखा जी, आई नीड इन्फॉर्मेशन विच आर्टिकल आई हैव टू लॉक माई फाइल 88 और 89। देखें सर, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप यहाँ पे आके कोई जॉब वगैरह करते हैं तो फिर आर्टिकल 88 में, अदरवाइज़ आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जाते हैं तो फिर 89 में आप जाएंगे। और जैसे आपने बताया आपकी बेटी माशाल्लाह वो 9th ग्रेड की हैं, स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे उनके लिए जो है ये आर्टिकल 92 में वो अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकती हैं अपने स्कूल के एडमिशन की बेस पे, क्योंकि उनकी डेफिनेटली एज जो है वो 12 साल से ऊपर है। तो वो आर्टिकल 92 में, और आप जो हैं उनकी बेस पर आर्टिकल 122 में अपना पहला रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो आपकी फ़ाइल जो है वो लॉक होना भी ज़रूरी है। जो भी न्यू इमिग्रेंट पुर्तगाल में है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल जो है वो लाजमी लॉक करें। और जितने भी एडल्ट फैमिली मेम्बर हैं वो सारे किया करें। आर्टिकल का कोई इशू नहीं है, 88 हो 89 हो, ये हर एक पे ख़ुद पे डिपेंड करता है कि वो पुर्तगाल में क्या करने जा रहे हैं। तो ये होगी जी अनीस साहब की ईमेल। इसके बाद अगली जो ईमेल है ये है जी ज़ीशान साहब की। ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास इटली का कार्ड फॉरएवर कार्ड है। मेरा नाम ज़ीशान है और उसको पुर्तगाल में तब्दील करवाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा मोहतरम। तो देखें, इस पर मैंने ये पिछली वीडियो में भी अगर आप देखें, ये वाली नहीं, इससे जो पिछली है उसमें आर्टिकल 116 के बारे में बताया था आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा यूट्यूब के पेज पर भी एक वीडियो मौजूद है कि अगर आपके पास यूरोपियन फॉरएवर रेजिडेंस कार्ड है जिस पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड लिखा हो, लॉन्ग ड्यूरेशन रेजिडेंस कार्ड, तो वो आप आर्टिकल 116 में चेंज करवा सकते हैं। और इसके लिए आपके पास पुर्तगाल का टैक्स का नंबर जिसे निफ कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर NISS, और इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं आप, काम क्या करते हैं आप, और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या उससे आपको जो सैलरी स्लिप वगैरह मिलती है। और इसके अलावा आपका PCC चाहिए होगा जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, और दूसरा जिस मुल्क के आप नेशनल हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बाहर से आप मंगवाएंगे वो पुर्तगीज़ी एम्बेसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होने चाहिए। सेफ को आपने कॉल करनी है अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, और अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कार्ड आ जाएगा। इसके बाद है जी उमर साहब, उमर दराज साहब, और ये लिख रहे हैं जी, ब्रदर आई वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पुर्तगाल वीज़ा। तो मेरा ख्याल है मेरी वीडियो से आपको सर इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, ये आपने दो चार ये लफ्ज़ लिख दिए हैं बस। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूं सर? तो मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल रही होगी इन वीडियो से। इसके बाद अरसलान साहब हैं, ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहता हूँ लेकिन इतने पैसे भी नहीं हैं, प्लीज़ गाइड कर दें, बहुत टेंशन है। और ये इन्होंने नंबर लिख दिया अपना। तो अरसलान साहब, ये आप ही नहीं, ये मोर देन मेरा ख्याल है कोई 50% कहना चाहिए, या 60 कह दें या 70 कह दें। सब ही जो हैं वो किसी अच्छे कंट्री जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, देखें उसका ये हल होता है कि आप किसी से स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाते हैं। तो
अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं किसी दूसरे मुल्क विज़िट करना चाहता हूँ और उसका वीज़ा लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं ये देखूँगा कि वहाँ पे मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई फैमिली मेम्बर हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके इनविटेशन लेटर मंगवाऊँगा, स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाऊँगा। स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब ही ये होता है कि मेरे जो अखराजात हैं ट्रैवल के, टूर के सारे, वो जिसने स्पॉन्सर भेजना है वो पे करेंगे। लेकिन इसके साथ ये लाजमी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया फिर भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें आपका कुछ ना कुछ दिखाना, आपको ख़ुद भी ये साबित करना होता है कि आप यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, जिसकी वजह से आप अपने मुल्क वापस आएंगे। तो आपका देखें, मेरा दिल तो नहीं करता कि किसी का दिल तोड़ा जाए, लेकिन ये एक हकीकत है। अगर मैं आपको कोई भी गलत बात बताऊंगा, कल को आपको किसी स्टेज पर भी कोई नुकसान हो जाए मेरी वजह से, तो ज़ाहिर है उसका कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ मैं होऊंगा। तो मैंने आपको ये एक रास्ता ज़रूर बताया। बाकी सब कुछ होने के बावजूद कागज़ों का जितना मर्ज़ी ढेर भी हो, तब भी वीज़े जो हैं ये रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें अरसलान साहब। इसके बाद अगली जो ईमेल है ये है जी आबिद मजीद साहब की। ये लिख रहे हैं जी, माय नेम इज़ आबिद मजीद, एंड आगे इन्होंने अपनी एज लिखी है, शहर का नाम लिखा, और फिर लिख रहे हैं जी, आई वेंट यूके ऑन स्टूडेंट वीज़ा इन 2011 एंड केम बैक इन 2019 with overstay but didn't deport. I am doing business on Amazon and also doing construction business in, फिर शहर का नाम लिखा, I want to go Portugal for visit visa. I have friends there who can sponsor me. Have good enough bank statement and property on my name. Please suggest me a reasonable path. पाथ तो सर आपने खुद लिख दिया, आपके दोस्त भी हैं वहाँ पे, आप माशाल्लाह खुद भी बिज़नेस कर रहे हैं और स्पॉन्सरशिप भी आपको आ सकती है। तो फिर इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई मज़ीद ऐसी चीज़ रह गई है जिसका आपको नहीं पता। और आप माशाल्लाह यूके रह कर भी गए हैं और 2011 में आप गए थे और 19 में वापस आए हैं। तो ये तो बड़ा सुनहरी दौर था यूके में। ये कोई 2007 से शुरू हुआ, जो 11-12 तक चलता रहा और बड़ी दुनिया गई है स्टडी वीज़े लेके। और कुछ तो ऐसे भी थे मेरे जैसे जिन्हें अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, वो भी पहुंच गए। तो लेकिन आप माशाल्लाह यूरोप रह कर गए हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा है, आपके ये इस मैसेज से पता चल रहा है। लेकिन एक मैं इसमें थोड़ा सा अपनी जो सजेशन ऐड करूँगा वो ये है कि आप पुर्तगाल की बजाय अगर कहीं और कोई दोस्त ढूंढें, कोई और रिश्तेदार ढूंढें किसी और मुल्क में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारी एम्बेसी जो है ये पुर्तगाल वाली, ये कोई इतनी लीनियंट नहीं है इन मामलात में वीज़ा देने में। तो ये तो हकदार को जो है उसमें भी थोड़ा बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि वो डंडी मार जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि कोई और एम्बेसी ट्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद अगली ईमेल है, इन्होंने कहा जी मेरा नाम नहीं लेना, और इन्होंने लिखा जी, प्लीज़ डू नॉट टेक माई नेम इन द यूट्यूब वीडियोज़, हाउ एवर यू कैन डिस्कस ऑल details as may help others. Assalamu alaikum sir, I sent you Gmail on 10th of August and waiting for your reply. As per your video, I am sending you same email on this forum as well. Assalamu alaikum bhai, I am much influenced by sincere work for humanity. When I listen to all the YouTubers, all of them speak about Uber work in forms etc. Currently, I am working in oil and gas company as a production supervisor since 2008. I have BE in chemical engineering from the UK and also MSc in process engineering from the UK. Furthermore, I have many certifications from UK and USA. Furthermore, I have MBA and MSc degree. Mashallah ji. Please let me know how can I get a good job in Portugal. I have already French and UK visa. Should I visit Lisbon and apply NIF? Please advise. Jazakallah. और फिर आगे अपना इन्होंने नाम लिखा है। तो सर आपके पास अगर फ़्रांस का वीज़ा है तो बिल्कुल आप पुर्तगाल जा भी सकते हैं और आगे निफ़ नंबर भी ले सकते हैं। और जॉब कैसे ढूंढनी है ये सर बड़ा ही मुश्किल सवाल है। देखें आपकी प्रोफाइल के जो लोग हैं तो उन्हें तो ये लिंक्डइन पे ही मैं ये कहूँगा कि अपनी प्रोफाइल ये जो रजिस्टर्ड करा के अपनी आईडी वगैरह, तो वहाँ पे जॉब सर्च करें, फिर इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं कोई आपको जॉब मिल सकती है लिंक्डइन पे। अदरवाइज़ अगर पुर्तगाल आ रहे हैं तो इनिशियली अपने आप को तैयार कर लें कि शायद आपको 2-4-6 माह किसी किस्म का कोई काम नहीं मिलेगा। और आपने माशाल्लाह जितने
ये MBA, MSc फिर BE और पता नहीं आपने क्या क्या माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आप जिस पोजीशन पे काम भी कर रहे हैं तो आपके पास सफिशेंट फंड्स तो अवेलेबल होंगे, आपको ऐसा चाहिए तो इशू नहीं है। तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने पुर्तगाल को टारगेट कर ही लिया तो फिर लेट इट गो, देखा जाएगा इंशाल्लाह जो भी बनता है वहाँ पे पहुँच के। तो बाकी लिंक्डइन पे सर और इंडीड पे आप कोशिश करें, तो यही मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप जब पहुँच जाएँ तो पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल फेसबुक पे जो ग्रुप है वो आप लाजमी ज्वाइन करें, और किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई मालूमात हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर यू। इसके बाद अगली ईमेल है जी अब्दुल सत्तार साहब की। ये लिख रहे हैं जी, दिल इंसान सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे सवाल विज़िट वीज़ा पे है। मैं बोर्न इन कतर पाकिस्तानी हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है और मैं ऑयल एंड गैस में जॉब करता हूँ। सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन बच्चों का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं विज़िट वीज़ा लेकर पुर्तगाल आना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। लिहाजा मुझे कोई बिज़नेस सजेस्ट करें जिसमें इन्वेस्ट करके मंथली 1800 से 1600 यूरो तक की इनकम हो और साथ में कोई जॉब करके गुजारा करेंगे नेशनैलिटी मिलने तक। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। अब्दुल सत्तार साहब देखें, अगर माशाल्लाह आप प्लान कर रहे हैं या अगर आप पुर्तगाल पहुंच जाते हैं तो मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कोई 3-4 महीने गुजारने के बाद ये बिज़नेस की तरफ आएँ। सबसे पहले जो है बस वहाँ पे जाके अपने मामलात सीधे करें, अपने शुरू के ये 2-4 डॉक्यूमेंट्स बनाएं और ये लाजमी जहन में रखें कि आपने जाते ही ये चीज़ की जल्दी नहीं करनी कि जी मेरी फ़ाइल लॉक हो जाए। जो लोग भी हमने देखा है फ़ाइल लॉक करने में जल्दी करते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो 200 ले रहा है, 300 ले रहा है, 400 ले रहा है, 500 ले रहा है, तो फ़ाइल लॉक करवा लें और बाद में जनाब वो पता चलता है कि जी ये फ़लाँ कागज़ उसने 2 नंबर लगाया है, उसने ये 2 नंबरी की है। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप ख़ुद वहाँ पे जाएँ, सुकून से अपने सारे मामलात करें और अपनी फ़ाइल ख़ुद लॉक करें और फ्री में करें। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5, 10, 20 यूरो लग जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। एक तो ये सजेशन है। बिज़नेस के हवाले से सर जिस भी चीज़ का आपका एक्सपीरियंस है आप ख़ुद जाके वहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करें और फिर उस हिसाब से अपना काम जो भी आप करना चाहें उसको टारगेट करें। और आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखी कि आप कितनी कर सकते हैं, लेकिन रफली अगर 10, 15, 20 हज़ार हैं आपके पास तो आप अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि आप हज़ारों यूरो कमाएंगे, आप ये है कि अपना कोई ना कोई सिलसिला ऐसा कर सकते हैं कि आप इस मुल्क में रहते हुए ख़ुद सरवाइव करें। तो हमारे लोग जो हैं, जो ज़्यादातर हमने देखा है, ये कोई डोनर पिज़्ज़ा और ये कैफ़े, इसके अलावा मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप और एक और चीज़ थी मेरे जहन में आ रही, ये वेजिटेबल और फ्रूट शॉप। इस तरह के हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप ग्रोसरी की तरफ जाते हैं उसके लिए आपका मेनली जो एरिया है वो एशियंस का होगा तो काम चलेगा, और अदरवाइज़ फिर आपको अल्कोहल रखनी पड़ती है जो अक्सर हमारे जैसे मुसलमान जो हैं वो अवॉइड करते हैं। तो बाकी सर आप बेहतर है ख़ुद आएँ तो फिर आप ज़्यादा बेहतर जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल काम है। अक्सर लोग जो हैं वो ऊबर पे गाड़ियाँ वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन आजकल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऊबर ड्राइवर से वो यही पता चल रहा है कि काम के हालात जो हैं वो टाइट ही चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं और मुसाफिर जो हैं कम हैं, और हर दूसरा बंदा जो है वो ऊबर पे तो इस वजह से काम का हमने देखा है कि वो वाला ज़ोर नहीं है जो पीछे कुछ सालों में हमें देखने को मिलता था। तो जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग जो हैं वो अपनी सेविंग लेके आते हैं और जाने में 2 मिनट नहीं लगते, और किसी की ज़्यादा बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसला करें जो भी करें। इसके बाद हैं जी मोमिन ख़ान, इन्होंने लिखा जी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई क्वेश्चन इज़ दैट आई एम नॉट एजुकेटेड, हाउ कैन आई गो पोर्चुगल और अनदर यूरोप कंट्रीज़, और इन्होंने साथ फ़ोन नंबर लिखा है। तो मोमिन साहब, ये सारी वीडियोस में मैं अक्सर बताता हूँ कि आप विज़िट वीज़ा लेके आप आ सकते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है। आपकी पढ़ाई का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आप स्टडी वीज़ा लेने जा रहे हैं, आप कोई PhD करने जा रहे हैं तो फिर ये आपकी डिग्रियाँ वगैरह काउंट होती हैं। तो अगर नॉर्मल विज़िट वीज़ा लेना है तो अगर आपको कोई इन्विटेशन भेज सकता है, स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकता है और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे भी
जिस मुल्क में आप अभी बैठे हैं, पाकिस्तान में जैसे बता रहे हैं, और बिज़नेस कर रहे हैं, फैमिली है, कोई एसेट्स वगैरह हैं, तो वीज़ा मिल सकता है। पढ़ाई का सर इससे बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है वीज़े से, जब तक कि आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे। इसके बाद यासिर साहब हैं जी, इन्होंने भी 4 लफ्ज़ लिखे हैं टोटल, आई वांट पुर्तगाल वीज़ा। तो सर वीज़े के लिए एम्बेसी को ईमेल करें, मुझे बिल्कुल ना करें। मैं बिल्कुल मेरा कुछ लेना देना नहीं है वीज़ों के साथ या एम्बेसी के साथ। आगे हैं जी मीसम अब्बास, और मीसम अब्बास ने माशाल्लाह बड़ी लंबी ईमेल लिखी है। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मेरे 1-2 क्वेश्चन हैं, आपको अजीब से लगेंगे लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। उनमें पहले तो ये कि जब वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो ऑनलाइन या सॉफ्ट फॉर्म में जो चीज़ें चाहिए हों वो तो दे देते हैं उधर ही। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हार्ड फॉर्म में जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब ही साथ लेकर जाएंगे और उनको देंगे कि वो पहले ही सबमिट कर देने हैं। यानी सिंपली डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करना है, इंटरव्यू के वक्त या पहले ही जब अपॉइंटमेंट बुक करनी है तब। तो जो बात आपने शुरू की थी कि जी आपके सवाल बड़े अजीब हो सकते हैं, देखें सवाल कभी भी अजीब नहीं होता। और ये ग्रुप में भी अक्सर लोग पोस्ट करते हैं तो अक्सर लोग लिख देते हैं कि जी ये कैसा अजीब सवाल है जी। तो देखें हर उस शख्स के लिए सवाल जो है वो सवाल है जब तक उसे पता नहीं है। मैं कभी भी किसी भी सवाल का माइंड नहीं करता। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि हंसी भी आ जाती है, लेकिन फिर दिमाग में यही आता है कि यार एक बंदे को जब नहीं पता तो वो इसीलिए पूछ रहा है। कोई भी शख्स इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो ये समझ रखता हो कि उसे हर चीज़ का पता है और फिर भी वो कोई उल्टा पुल्टा सवाल पूछे। तो सवाल कभी भी अजीब नहीं होता, जवाब ज़रूर अजीब होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सीधी बात की जाए और सीधा जवाब दिया जाए। तो ये जो आपने लिखा है सर, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तब लेके जाने हैं। और उससे पहले सिर्फ आप अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आप एज ए रेफरेंस 1-2 डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं, चाहे अपने पासपोर्ट की तस्वीर लगा दें साथ, या आप पर्पज़ ऑफ ट्रैवल लगा दें, या जो भी आप करना चाहें। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ अटैच कर सकते हैं अपनी ईमेल के। और लेकिन डॉक्यूमेंट सारे जो हैं ये आपने अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने साथ लेके जाने हैं। फिर वो ये डॉक्यूमेंट चाहे स्कैन करें या आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजें, ये उनकी मर्ज़ी है। उसके बाद लिखा जी दूसरा, ये वीज़ा के लिए जो फ़ाइल वगैरह रेडी करें तो कोई स्पेशल तरह की कोई फ़ाइल होती है या कोई भी ऐसे ही फ़ाइल होती है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख के दें, और डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे रखने के लिए स्टेपलर करके, इसमें कोई मसला तो नहीं? देखें ये कोई स्पेशल फ़ाइल वगैरह नहीं होती, आप दिल करे इनको, लेकिन आप ये जो स्टेपलर आपने कहा है ये स्टेपल करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से किसी भी फ़ाइल में रख सकते हैं। आपकी वो फ़ाइल आपसे नहीं लेंगे, आपसे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, और वो अपनी जो उन्हें एम्बेसी की तरफ से हिदायत होती है कि जी आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रखने हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रखना है, उसके बाद फ़लाँ डॉक्यूमेंट, तो वो अपनी तरतीब खुद बनाते हैं। आपकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो होगा, जैसे ये फ़ाइल की बात कर रहे हैं या ये कोई स्टेपलर वगैरह कहीं पे यूज़ किया, तो वो पिन्ने भी वो बाज़ दफ़ा वो निकाल लेते हैं खुद, अगर उन्हें यानी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने लिखा जी, या फिर ऑफिस वगैरह में जैसी फाइल्स यूज़ होती हैं उस तरह की हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग ऐसा बुक की तरह पेज जैसे फॉर्म में आया जाए। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आप जिसे वो हम कहते हैं इंग्लिश में ओवर थिंक, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे भी लेके जाएं, चाहे आप बुक बना के लेके जाएं, लेकिन आपसे वो अलग अलग पेज मांगेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट कहाँ है आप दे देंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है आप दे देंगे, आपका NTN बना हुआ है आप कहेंगे ये लें जी, आपका जनाब कोई FRC है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है। तो ये इस तरह से वो पूछते हैं और आप खुद निकाल के उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। आगे आपने खुद ही लिखा जी, क्वेश्चंस कुछ सिली और अजीब से हो सकते लगें, लेकिन बाकी माशाल्लाह आपने जिस तरह गाइड कर रहे हैं सब समझ लग गई है। ये कुछ कन्फ्यूजन बन रही थी। बाकी अगर कोई एक डेमो
डेमो एज ए सैम्पल कोई बना के उस पे वीडियो बना दें कि किस तरह डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सलामत रहें। तो ये जनाब आपको सारा बता दिया, मीसम अब्बास साहब, और आपका नाम भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। और आपकी देखें ये ईमेल, ये सवाल है। जो बंदा पहली दफ़ा VFS जा रहा है, जो बंदा पहली दफ़ा एम्बेसी जा रहा है, उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और यकीन करें ये सारे सवालात एक वक्त था मेरे अपने जहन में इसी तरह के आते थे कि ये इनको स्टेपल करना है चीज़ों को या नहीं करना, इनको फोल्ड करना है पेपर को नहीं करना, कौन सी फाइल लगाई जाए, 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, इससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा वीज़ा ऑफिसर को। तो लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो सारे कागज़ आपसे ले लेते हैं और उनके पास एक अपना प्लास्टिक का एनवेलप होता है, उसमें वो डाल के उसको बंद करके तो वो आगे एम्बेसी को भेज देते हैं। तो आपके सवाल बड़े ज़बरदस्त थे, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। और आपके सवाल की वजह से मैं दावे से कह सकता हूँ उन सब के लिए आसानी हुई होगी समझने में जिन्होंने पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई करना है। इसके बाद अगला सवाल है जी राजा साहब का। ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स इन एडवांस भाई। मेरा केस ये है कि मेरा ब्रदर इन लॉ स्विट्ज़रलैंड में मुकीम है लास्ट 12 ईयर से। वो मैरिड हैं और उनके पास उधर की PRB है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को स्पॉन्सर करें और हम स्विस जाके मैं उधर से पुर्तगाल मूव हो जाऊं और बाकी वापस आ जाएं। इसमें मेरी रहनुमाई कर दें कि अगर वो स्पॉन्सर करें हमें तो मेरे वापस ना आने से उनको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर बाकी फैमिली वापस आ जाए और मैं पुर्तगाल चला जाऊं और फैमिली स्पॉन्सर के चांस कितने होते हैं वीज़ा मिलने के? काइंडली अगर पॉसिबल हो सके तो वीडियो में डिटेल जवाब दे दीजिएगा। इसमें मेरे पास ऑप्शन क्या हैं और मुश्किल क्या हो सकती है? थैंक्स अगेन। राजा साहब, फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ कोई लीगल एडवाइस नहीं है। ये है कि जैसे आपने बताया कि आपके भाई जो हैं वो स्विस में हैं और उनके पास PRB है, तो बिल्कुल वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकते हैं। वीज़ा देना ना देना 100% एम्बेसी पे होता है। उनके पास 100% डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होंगे। आपके स्विस वाले जो भाई हैं वो स्पॉन्सरशिप लेटर भेजेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे, अपने काम के रेलेवेंट जो हैं वो भेजेंगे। इसी तरह आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी साइड से लगाने हैं। अच्छा, अब मेरी सजेशन क्या है? मेरी सजेशन ये है कि फैमिली के साथ बिल्कुल अप्लाई ना करें अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। आप अपना अकेले का करें। और क्योंकि इसमें देखें ये इंप्रेशन होता है कि आपकी जो बीवी बच्चे हैं वो पीछे हैं, आप उनके पास वापस आ रहे हैं। अगर सारे ही चले जाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर कहेगा कि आप परमानेंट वहाँ पे रुकने के लिए जा रहे हैं, शायद आप वापस ना आएँ। तो एक चीज़ ये है। और दूसरी जो आपने पूछी है कि जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। प्रॉब्लम देखें, पुर्तगाल में अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी ये कोई इलीगल काम है कि जी आप यहाँ पे आके आप विज़िट पे आए थे, बिज़नेस पे आए थे। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ये इलीगल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये पुर्तगाल का कानून है और पुर्तगाल में आके आप कानूनी काम कर रहे हैं। और हमने आज तक नहीं सुना कि जितने भी लोग ये स्पॉन्सरशिप लेटर लेके आए हैं, कभी किसी से नहीं सुना कि किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई हो। क्योंकि पुर्तगाल में जब आ गए और अगर आप आके यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये इलीगल नहीं, ये लीगल काम है। तो ये पुर्तगाल के कानून ने इजाज़त दी है। तो आप बिल्कुल भी जहन में मत लाएं कि आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ गैर कानूनी काम करेंगे तो ऑफ कोर्स जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी या होनी चाहिए। लेकिन ये पुर्तगाल में इमिग्रेशन लेना ये एक कानूनी काम है, ये बिल्कुल भी गैर कानूनी काम नहीं है। तो इसलिए हमने आज तक नहीं सुना कि जो भी यहाँ पे आया तो जिन्होंने भी उनको बुलाया था किसी के साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई हो। इसके बाद अगली ईमेल है जी हैदर साहब की। ये लिख रहे हैं, आई एम रिजाइडिंग इन UK फॉर 2 years ऑन स्पाउस वीज़ा, माई रिलेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड डोंट वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, काइंडली हेल्प मी विद पोर्चुगल। आगे हैदर साहब ने अपना नंबर लिखा है। तो हैदर साहब किस किस्म की हेल्प, ये सारी इन्फॉर्मेशन सर हम दे रहे हैं इधर इन वीडियोस के थ्रू। पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल जो फेसबुक पे ग्रुप है, और आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए होगी आप अगर प्लीज़ लिख देते तो मैं लाजमी जवाब दे देता। तो ये थी जी आखिरी ईमेल आज की। तो उम्मीद है कि जिन्होंने भी ईमेल्स की थी तो मैंने अपनी अक्ल समझ के हिसाब से आपको जवाब दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई रहनुमाई मिली होगी। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।